नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल दीपक जीएस एकेडमी में। कल की क्लास में जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर मुगल काल के बारे में, और उत्तर मुगल काल में हम लोगों ने जाना बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिसे शाह आलम भी कहा जाता है। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। आप लोगों ने ये भी जाना कि शाह आलम को सिडनी ओवेन ने कहा है कि ये एकमात्र ऐसा अंतिम मुगल बादशाह होगा जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। और आप लोग पढ़ के भी ये समझ सकते हैं कि इसके बाद कई अयोग्य उत्तराधिकारी ही हुए। किसी के पास उतनी योग्यता नहीं थी कि फारस के आक्रमण को रोक सके, ईरानी आक्रमण को रोक सके, और किसी के पास इतनी योग्यता नहीं थी कि अंग्रेजों को रोक सके। आइए जानते हैं आगे के बारे में। कल हम लोगों ने रफ़ी-उद-दौला के बारे में जाना था, और रफ़ी-उद-दौला के बाद जो शासक बना वो मोहम्मद शाह रंगीला बना। आइए जानते हैं इसका मोहम्मद शाह का जो नाम था दोस्तों, आज हम सीखेंगे, जानेंगे। मोहम्मद शाह का जो मूल नाम था वो मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका कार्यकाल 1719 से 1748 तक का रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका मूल नाम रोशन अख्तर था और मोहम्मद शाह इसका राजकीय नाम था, एक तरह से आप कह सकते हैं। आइए जानते हैं इसके समय में कौन कौन से कार्य हुए और किस प्रकार से इसने सत्ता को संभाला या सत्ता का दुरुपयोग किया। जैसा भी हो, आज हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की, किस प्रकार से इनकी अनदेखी के कारण भारत टूटता चला गया और स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय हुआ। आइए जानते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, सैयद बंधुओं के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, वो सैयद बंधुओं के बारे में आज समझिएगा आप कि इसी के समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया, सैयद बंधुओं की मृत्यु हो गई। आप समझिए कि पीछे के समय में आप देखिएगा तो सैयद बंधुओं ने फारूक सियर से लेकर रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला तक को बनाया शासक। आप जान सकते हैं इस बात को कि रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला जैसे शासकों को बनाया और सैयद बंधु किंग मेकर के फॉर्म में थे। जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक बना तो इसने सोचा कि नहीं बॉस, अब हम लोगों को क्या करना है, अब मुझको क्या करना है, सबसे पहले सैयद बंधुओं को हटाना है। यही होता है, गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है। सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह के साथ गलत करके फारूक सियर को बहका के और अपने चाचा को ही मरवा दिया था, और उसके बाद फारूक सियर को भी उन लोगों ने मरवाया। और एक समय ऐसा आया कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इनका पतन हो गया। आप जानिएगा आगे आगे सैयद बंधुओं का पतन हो गया। कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ, तो आपको जानना है कि सैयद बंधुओं का जो पतन हुआ वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ। इस चीज़ को आप जानिएगा। अब समझिए मोहम्मद शाह के कैरेक्टर के बारे में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन है ये, आप समझिए, है ना। पूरी तरह से, पूरी मेहनत से, पूरे लगन से इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, इस बैच को पढ़ाया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझिएगा। आइए जानते हैं इसके कैरेक्टर कैसा था, है ना। ये शासन की तरफ जरिक भी ध्यान नहीं देता था, शासन की तरफ एकदम भी ध्यान नहीं देता था। इसको शासन से कोई मतलब ही नहीं था। इसको सिर्फ मतलब था ऐश्वर्य विलासिता से और वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता था ये। इस चीज़ को आप जानिएगा। मैंने पीछे की क्लास में पढ़ाया है ना कि जहांदार शाह ने अपना साम्राज्य किस प्रकार से खो दिया, एक लाल कुंवरी वेश्या के चलते खो दिया अपना साम्राज्य, आप जानिएगा। और मोहम्मद शाह का भी यही कारण था कि ये भी वेश्यावृत्ति में, ऐश्वर्य विलासिता में, शराब में डूबा हुआ रहता था मोहम्मद शाह। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, है ना, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ये बहुत रंगीन मिजाज का था, आप इस चीज़ को जानिएगा। ये बहुत रंगीन मिजाज का बादशाह था, है ना, जिसके कारण इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है ना। रंगलरियाँ करने में तो इसका नाम रोशन हुआ और नाम भी रोशन अख्तर है, आप जैसा कि देख सकते हैं, है ना। इतिहासकारों ने इसे मोहम्मद शाह नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि दी, रंगीला बादशाह। आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा आमिर खान का रंगीला, ये उसी टाइप का रंगीला था। स्त्रियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान था इसका। इस चीज़ को आप समझिएगा। आइए जानते हैं आगे के पॉइंट के बारे में कि रंगीला बादशाह इसी को कहा जाता है। और जानिए आगे के बारे में कि इसी के समय में स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा। धीरे धीरे ये इतने कमज़ोर शासक ही हुए ये लोग कि इन्हीं के समय में धीरे धीरे अपने क्षेत्र पर ये कंट्रोल नहीं रख सके, और धीरे धीरे छोटे छोटे जो वजीर थे, छोटे छोटे जो सेनापति थे, छोटे छोटे जो अन्य प्रांत के सूबेदार थे,
उन लोगों ने अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने, जिसे चिनकिल्ज खान भी कहा जाता है, आप आगे पढ़िएगा जब मैं स्वतंत्र राज्यों का उदय बढ़ाऊंगा दोस्तों, तो उस समय आप जानिएगा कि हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने इसी के समय में 1724 में सुकरखेड़ा का युद्ध किया और सुकरखेड़ा के युद्ध के पश्चात निजामुल मुल्क ने क्या कर दिया, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। ये हैदराबाद का प्रथम नवाब बनेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हैदराबाद राज्य को हम लोग विशेष तौर पर स्वतंत्र राज्यों के उदय में ही पढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद का प्रथम निजाम बना कौन, निजामुल मुल्क। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी के देखा देखी, आपको मालूम है ना कि जब धन लुटाता है तो अन्य लूटने वाले भी साथ में आ जाते हैं। जब सादत खान ने देखा कि यार चिनकिल खान जैसा व्यक्ति जब बना सकता है हैदराबाद को अपना स्वतंत्र राज्य, तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो ये जो था वो अवध प्रांत का सूबेदार था और इसने अवध की स्थापना कर दी, अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, सादत खान। और अवध का पहला नवाब होगा सादत खान। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद जानिए यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाजीराव प्रथम पेशवा, महान पेशवा के नाम से जाना जाता है इन्हें। जब मैं मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में ही, तो आपको समझ में आएगा बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम जैसा वीर मराठाओं में पैदा ही नहीं लिया, इस चीज़ को आप जानिए। बाजीराव प्रथम एक ऐसा शासक था, एक ऐसा मराठा थे वो, है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहली बार मुगल शासकों पर क्या किया था, आक्रमण किया था 1737 में। और इन्होंने आक्रमण करके सिर्फ ये बताया था कि मैं किसी को लूटने नहीं आया हूँ, मैं किसी को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी शक्ति को दिखाने आया हूँ कि मुगल अब ज़्यादा उड़े नहीं, क्योंकि अब शासन मराठों का होगा, इधर भी उधर भी सब जगह। 1737 में बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, पहली बार मराठाओं का आक्रमण पहली बार दिल्ली पर 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को अच्छे से नोट्स बनाते चलिए आप, बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाना भी एक कला है दोस्तों, नोट्स बनाइए। नोट्स जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपको याद नहीं होने वाला है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा आपका प्रिपरेशन अधूरा रहेगा, आपका कार्य अधूरा रहेगा, आपका काम अधूरा रहेगा। आइए जानते हैं आगे के बारे में। इसी के समय में राजकीय भाषा जो है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही राजकीय भाषा उर्दू हो गई। और आप जान सकते हैं कि इसी के समय में, आपको पहले भी बताया जा चुका है, या तो फिर मेडिएवल हिस्ट्री में आप पढ़िएगा कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, वो फारसी थी, या दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, वो फारसी थी। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने मुगल प्रशासन की राजकीय भाषा क्या कर दी, वो उर्दू कर दी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज़ को आप मनन करते रहिएगा। आने वाले समय में बीपीएससी भी होने वाला है। आप ये पाइएगा कि इसके प्रिपरेशन के बाद यदि उस समय तक समाप्त हो गया ये सिलेबस, तो आप ये पाइएगा कि इसके प्रिपरेशन के बाद, इन सभी क्लास के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा विश्वास है और इतने आत्मविश्वास के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। आप समर्थन करें, अधिक से अधिक समर्थन करें, यही मेरा आग्रह है आप लोगों से, क्योंकि समर्थन कीजिएगा तभी मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा। और संभवतः मैं लाइव क्लास में एक ऑफलाइन बैच के जैसा आप लोगों को बताऊं, सिखाऊं, जो भी मेरे पास है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसी के समय में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। और ये करनाल का युद्ध क्या था दोस्तों, आप समझिएगा। करनाल का युद्ध क्या था, एक ऐसी मार्मिक घटना जिसे हिंदुस्तानियों को दिल को झकझोर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला तो बेचारा, आपको पता ही है कि रंगीन मिजाज का था ही, इसको कोई मतलब ही नहीं था कि इसके शासन में, इसके प्रशासन में क्या हो रहा है, इसके राज्य में कौन आक्रमण कर रहा है, इसके सल्तनत पर कौन आक्रमण कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं था। इसको मतलब तो सिर्फ था अपने ऐश्वर्य विलासिता से, शराब से, वेश्यावृत्ति से, और किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए इसको कहा जाता है रंगीला बादशाह। आप रंगीला सुन के ये मत समझिए कि इसको एक बढ़िया उपाधि मिली इतिहासकारों के द्वारा, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है इसके गलत कृत्यों के कारण। आइए जानते हैं करनाल का युद्ध। 1739 में ये युद्ध हुआ और ये युद्ध नादिर शाह के द्वारा हुआ था, नादिर शाह के आक्रमण के कारण हुआ था।
आपको बताते चले कि नादिर शाह ने सबसे पहले अटक पर आक्रमण किया था। अटक जो अभी पंजाब में है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जब नादिर शाह ने अटक पर आक्रमण किया तो आपको बता दें कि मोहम्मद शाह रंगीला के दो प्रमुख वजीर और दो प्रमुख एक तरह से कह लें कि मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वही थे सादत खान और चिनकलीस खान, जिसको आपने ऊपर में देखा। सादत खान और चिनकलीस खान है ना, मोहम्मद शाह रंगीला के तरफ से इस युद्ध में लड़ रहे थे। और आपको बता दे कि इस युद्ध में लड़ते लड़ते मोहम्मद शाह रंगीला के एक सेनापति खान ए दौरा का, आपको याद रखना है, खान ए दौरा का मृत्यु हो गया। और खान ए दौरा का जब मृत्यु हो गया तो सादत खान को लग रहा था, क्योंकि खान ए दौरा सेनापति के तौर पर तैनात था, और सादत खान को लग रहा था कि उन्हें सेनापति बनाया जाएगा, और चिनकिल्च खान को लग रहा था कि उन्हें सेनापति बनाया जाएगा। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम समय में जो सेनापति बनाया वो चिनकिल्च खान को बना दिया, और सादत खान का मुंह लटकल का लटकले रह गया। अब सादत खान को तो बहुत गुस्सा आएगा, और गुस्सा आया भी, और यही गुस्सा एक गद्दारी की तरफ और ले जाएगा, क्योंकि जब तक गद्दार नहीं होंगे हमारे देश में तब तक कोई बाहरी आक्रमण कैसे हो सकता है, कोई सफल कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं, यही गद्दारी करेगा और इसका भी वही हश्र होगा जो जयचंद का हुआ, जो आने वाले समय में पढ़ाएंगे मीर जाफर का होगा, वही हश्र इसका भी होगा। आइए जानते हैं सादत खान ने क्या किया कि नादिर शाह जो अभी तक पंजाब में था, नादिर शाह जो अभी तक पंजाब में था, उसको जाकर के इसने अपनी दुविधावश, अपनी ईर्ष्यावश इसने बोला कि हुजूर आप 20 लाख रुपए के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि बार बार नादिर शाह ये कहा करता था। आप समझिए इस बात को, मैं पूरे डिटेल से इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। आप इस चीज़ को जानिएगा, बेहतरीन नोट्सों से पढ़ाया जा रहा है आपको, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। नादिर शाह के बारे में कहा जाता है कि ये अटक में ही था, इसको इच्छा नहीं थी कि हम दिल्ली पर आक्रमण करें, लेकिन सादत खान गया, और सादत खान जाने के बाद बोला हुजूर आप 20 लाख रुपए के चक्कर में पड़े हुए हैं, अटक से आपको 20 लाख से ज्यादा प्राप्त होगा क्या? आप दिल्ली पर तो आक्रमण करके देखिए, आपको 20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इस चीज को आप जानिएगा, है ना। किसने कहा? सादत खान ने नादिर शाह से कहा कि हुजूर आपको 20 लाख रुपए नहीं, आप 20 करोड़ रुपए पा सकते हैं यदि आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिएगा तो। अब नादिर शाह का तो आंख फटा का फटा रह गया भाई। उस समय 1739 का समय में 20 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, आज का समय में भी बहुत बड़ा अमाउंट है 20 करोड़ रुपया। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के पास आज का समय में 20 करोड़ रहे तो वो क्या क्या कर सकता है। और उस समय का बात कहा जा रहा था कि 20 करोड़ रुपए आपको प्राप्त हो सकते हैं हुजूर, आप 20 करोड़ रुपए पा सकते हैं अगर दिल्ली पर आक्रमण किया। अपना ईर्ष्यावश इन लोगों ने नहीं देखा कि हमारे देश के साथ क्या होगा, हमारे माटी के साथ क्या होगा, सिर्फ अपनी जेब बंजाने के चक्कर में इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने अपने देश को बेचा, अपने मातृभूमि को बेचा सादत खान के बारे में। और इसका इनाम भी इसको मिलेगा, आगे बताएंगे हम दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इस चीज़ को समझिए। करनाल के युद्ध को आपको बेहतर तरीका से समझना है, क्योंकि यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको मेंस राइटिंग भी करना सीखना चाहिए अभी से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं करनाल के युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे, नादिर शाह के बीच में हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ, ये है ना। जब सादत खान के बारे में, सादत खान के तरफ से नादिर शाह ने यह सुना कि मुझे 20 करोड़ रुपए दिल्ली में प्राप्त हो सकते हैं, दिल्ली में इतना धन संपदा है, तो नादिर शाह ने यह निर्णय कर लिया कि मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा। और दिल्ली पर इसने आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करके और मोहम्मद शाह रंगीला को अपदस्थ कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला को हटा दिया। और कुछ ही समय के लिए आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली में मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई, कुछ ही समय के लिए ये था, और ईरानियों की सत्ता स्थापित हो गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप इसे राइट डाउन कीजिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत मस्त है ये पॉइंट, बहुत बार पूछा गया है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को ही कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है।
है ना। जब ये सुना कि 20 करोड़ रुपये इसको प्राप्त होंगे सादत खान की तरफ से, है ना, तो ये आ गया दिल्ली पर आक्रमण करने और मोहम्मद शाह को हटा के खुद बादशाह बना, खुद खुतबा पढ़वाया। खुतबा का मतलब होता है कि एक तरह से पद्धति होती है जिसमें आने वाले शासकों का नाम लिखा जाता है और जो भी शासक बनता है दोस्तों वो अपने नाम से सिक्का चलाता है। इस चीज़ को आप समझिएगा, मेडिएवल हिस्ट्री में बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सिक्का चलाया जाता है और सिक्का चलाया गया, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको मनन करना है। नादिर शाह ने अपने नाम से सिक्का चलाया दिल्ली से और ये कुछ ही समय के लिए था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि चिनकिल्ज खान की बदौलत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिनकिल्ज खान की बदौलत, है ना, चिनकिल्ज खान की बदौलत मोहम्मद शाह और ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के बीच में संधि हो गई और नादिर शाह ने बोला कि ठीक है बॉस, सो हम आपका क्या करते हैं, शासन लौटाते हैं, आपका खुतबा भी जारी करने का अधिकार लौटाते हैं और सिक्का भी जारी करने का अधिकार आपको लौटा देते हैं। फिर से मोहम्मद शाह क्या बन गया, शासक बन गया। लेकिन उसी बीच दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ये अफवाह उड़ा दी गई दिल्ली में कि नादिर शाह मारा गया और नादिर शाह की मृत्यु हो गई और जिसके कारण दिल्ली की जो जनता थी वो नादिर शाह के सैनिकों को मारने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नादिर शाह के कई सैनिकों को मार दिया गया जब ये पता चला कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं, ये अफवाह था, नादिर शाह मरा नहीं था, लेकिन उसके सैनिकों को मार दिया गया। और ये बात सुनकर नादिर शाह इतना पागल हो गया, इतना पगला गया, ही इतना अंदर से इसका खून खोलने लगा कि मैंने जब मोहम्मद शाह रंगीला को उसका खुतबा लौटा दिया, सिक्का लौटा दिया, तो फिर ऐसा क्यों। इसने फिर से क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली में आपको बता दें कि इसने आम जनजीवनों के साथ कत्लेआम किया। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसने इतना कत्ल किया, इतना कत्ल किया और सारे शवों को इसने यमुना में फेंकवा दिया कि यमुना का पानी लाल हो गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। शायद स्टेटमेंट ये पूछ सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किसके बारे में कहा जाता है कि इसी के आक्रमण के समय आम जनजीवन का इतना क्षति हुआ कि यमुना का पानी लाल हो गया उनके लाशों से, उनके खून से। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को मनन करना है। आइए जानते हैं नादिर शाह के बारे में। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नादिर शाह कितने दिनों तक दिल्ली में रहा था, तो 57 दिनों तक लगातार ये दिल्ली में रहा और इसी 57 दिनों में इसने इस प्रकार का कृत्य किया, दुष्कृत्य किया। आइए जानते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप जानिएगा कि नसीरुल्लाह, है ना, नसीरुल्लाह, नादिर शाह के पुत्र का नाम है नसीरुल्लाह। नसीरुल्लाह से विवाह मोहम्मद शाह रंगीला अपनी पुत्री का कर देता है और मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में समधी का रिश्ता हो गया, है ना। जिस पर आक्रमण करना था वही समधी हो गया, जिसको आक्रमण करना था वही दामाद हो गया। तो समझिए क्या, अब आक्रमण होगा, अब आक्रमण नहीं होगा, अब मैत्री संबंध बनेगा। और मैत्री संबंध जब बना, है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला कि सादत खान ने ही नादिर शाह को बहकाया था और यहाँ बुलाया था। और सादत खान किसी भी तरफ का नहीं रह गया और अंतिम रूप से सादत खान को इतना आत्मग्लानि होने लगा दोस्तों कि इसने आत्महत्या कर ली। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसने आत्महत्या कर ली थी करनाल के युद्ध के बाद, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के संधि के बाद। तो वो यही था, सादत खान ही था जिसने आत्महत्या कर ली थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी कहा है और हर वीडियो में कहता हूँ कि जो गद्दार होगा उसे गद्दारी की सजा अवश्य मिलेगी, उसे भोग कर यहीं जाना पड़ेगा। भगवान के पास, अल्लाह के पास किसी का बिल्टी नहीं बनता है या टिकट नहीं कटता है, सारा टिकट भी यहीं काटना पड़ेगा और सवारी भी यहीं करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद जब नादिर शाह जाने लगा तो वो अपने साथ साथ क्या क्या ले गया था, इस चीज़ को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने साथ वो तख्ते ताऊस ले गया, अपने साथ वो कोहिनूर हीरा ले गया और 30 करोड़ रुपया ले गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये तख्ते ताऊस क्या था, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। शाहजहां ने एक तख्ते ताऊस को ही दोस्तों मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। एक मोर के टाइप का बड़ा बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत मुगल नमूना टाइप का बनाया था एक सिंहासन जो मोर के टाइप का था और बहुत खूबसूरत लगता था, है ना। इसको नादिर शाह ले गया लूट कर भारत से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये पूछेगा कि तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो अंतिम
अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ का मनन करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये है, बहुत सीक्वेंस में लिखा गया है इसको, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका नोट्स जरूर बनाएं आप, है ना, इसको ध्यान में रखिए आप। अंतिम मुगल बादशाह था और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया जो गोलकुंडा की खान से निकला था। वो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के पास ही था, नादिर शाह ने उससे छीन लिया। बोला कि जब बेटा का शादी हम कर रहे हैं तो तुम दहेज में कोहिनूर भी नहीं दे सकता है। दोस्तों ऐसा बात नहीं था ऐसा बात नहीं था। बात ये था कि नादिर शाह को यहाँ से लूट के जाना था और वो लूट के गया ही, है ना। ध्यान से समझिएगा, कोहिनूर हीरा ले तो गया लेकिन 30 करोड़ रुपए ले गए। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा ये, इस चीज़ को समझ में आना है आपको, है ना। ये तो बता ही दिए आपको कि नसीरुल्लाह के साथ, नसीरुल्लाह मिर्ज़ा नाम था नादिर शाह के पुत्र का, जिसके साथ मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला से महत्वपूर्ण पॉइंट यही आपके बनेंगे कि करनाल का युद्ध किसके समय में हुआ, किसके समय में राजकीय भाषा उर्दू हो गई, किसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इस चीज़ को आपको मनन करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है इसको। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा बहुत वीडियो का अगर इशू है तो वो भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सुधारें इसको, है ना। इसके लिए आप क्षमा करें, एक तरह से थोड़ा सा प्रेशर आपको पड़ता होगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेंट यहाँ दिए जा रहे हैं वो बेहतरीन कंटेंट है। यूट्यूब पर इतने डीप में पढ़ाया नहीं गया है और ना ही संभवतः कोई पढ़ाएंगे, है ना। आप बेहतर से बेहतर तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, समर्थन करें और आगे बढ़ाएं इस चैनल को, है ना। आप याद रखें इस चीज़ को। आइए, मोहम्मद शाह रंगीला के मृत्यु के बाद जो शासक बनेगा उसका पुत्र बनेगा अहमद शाह। याद रखिएगा, अहमद शाह के बारे में अब हम जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अहमद शाह की माँ का नाम उधम बाई था। अब जानिए एक बहुत ही हास्यास्पद घटना, इसकी माँ का नाम उधम बाई था और आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपको बता ही चुके हैं हम आपको कि मोहम्मद शाह रंगीला किस मिजाज का था, रंगीन मिजाज का था और इसके कई संबंध थे वैश्याओं से। और याद रखिएगा, उन्हीं में से उधम बाई से ये पुत्र जन्मा था अहमद शाह। यह पेशे से एक नर्तकी थी उधम बाई, याद रखिएगा इस चीज़ को। अहमद शाह तो सिर्फ मोहरा था दोस्तों, लेकिन जो शासन चला रही थी वो उधम बाई ही चला रही थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसने उपाधि धारण की थी किबलाए आलम की। इस चीज़ को आपको देखना है, इस चीज़ को मनन करना है। आइए जानते हैं अहमद शाह के बारे में। एक चीज़ जानिएगा कि अहमद शाह के बारे में, नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो नादिर शाह सारा चीज़ लूट के लेके चला गया, तख्ते ताऊस लेके चला गया, कोहिनूर हीरा लेके चला गया, 30 करोड़ रुपये, उस समय में 30 करोड़ रुपये लेके चला गया। इसके बाद इनका राजकोष खाली हो गया और सैनिकों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचने लगा। तब आपको जानना चाहिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वही निकम्मा बादशाह था, यही अयोग्य बादशाह था जिसके समय में मुगल दरबार की दीवारों को खोद खोद कर और उसमें रखे सोने चांदी को निकाला जाने लगा और उसको बेच बेच के सैनिकों को क्या दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा और राजकीय खर्चा चलाया जाने लगा। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा हमारे भारत का। जो मुगल बादशाह को ठाठ से राज करना चाहिए था, उनको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा, इस चीज़ को आप जानिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण इसी के समय में पहली बार हुआ था। इस चीज़ को आपको मनन करना है। अहमद शाह अब्दाली यही होगा दोस्तों, नादिर शाह का सेनापति ही अहमद शाह अब्दाली है जिसने आक्रमण किया था। लोभ न लग गया कि 30 करोड़ रुपया हमारे सरकार लेकर आए हैं तो हम जाएंगे तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपया तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ये लोभ इसको करवाया, जो भी करवाया। अहमद शाह अब्दाली का भी लगातार आक्रमण होगा, 6 बार 7 बार आक्रमण लगातार होगा और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पानीपत का तृतीय युद्ध भी अहमद शाह अब्दाली करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इसके बारे में, है ना। अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण हुआ दोस्तों, तो अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो अहमद शाह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इमाद उल मुल्क नाम का एक व्यक्ति यहाँ सामने आएगा, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इमाद उल मुल्क सेनापति था किसका, अहमद शाह अब्दाली का।
अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था इमाद उल मुल्क, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप इसको नोट्स करते चले वीडियो को पॉज करके, है ना। अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाएगा कि इमाद उल मुल्क के बारे में, है ना, इमाद उल मुल्क इनके सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली का, और इमाद उल मुल्क के बारे में कहा जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इमाद उल मुल्क के बारे में कि इमाद उल मुल्क को इसने क्या कर दिया, वजीर बना दिया। इमाद उल मुल्क को कहाँ का, दिल्ली का। और जब दिल्ली का वजीर बनाया है तो इसने अहमद शाह को क्या कर दिया, पकड़कर अंधा कर दिया, और अंधा करने के बाद इसको कैद खाने में डाल दिया गया। इस बात पर गौर करना है आपको कि अहमद शाह की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि अंधा करके उसको कैद खाने में डाल दिया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बेहतरीन पॉइंट है ये, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद जो शासक बना वो आलमगीर द्वितीय बना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल इसका है 1754 से 58 तक। इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट तो है नहीं, और मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2-3 पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं भी क्वेश्चन आगे पूछ दे, है ना। हम पूरे डिटेल से इस कोर्स को करवा रहे हैं, इसलिए हर चीज़ पर, हर पहलू पर हमारा नज़र है। इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, सभी को लाभ प्राप्त करवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। आइए जानते हैं इसके बारे में, है ना। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को इसी के समय में हुआ, और आप भली भांति जानते हैं कि पलासी का युद्ध ही था जिससे अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की। अंग्रेज एक महाशक्ति के रूप में उभरे दोस्तों, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा बंगाल स्वतंत्र राज्य के बारे में तो पलासी के युद्ध के बारे में विशेष चर्चा होगी, और इस पर पूरा एक क्लास का चर्चा होगा। आप इस चीज़ को जानिएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आइए जानते हैं पलासी का युद्ध इसी के समय में हुआ, है ना। आपसे पूछ सकता है मे भी कि पलासी का युद्ध किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो आपको बताना है कि ये आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। इसका मूल नाम अजीजुद्दीन था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इमाद उल मुल्क ने इसकी भी हत्या कर दी थी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इमाद उल मुल्क यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपसे पूछेगा कि इमाद उल मुल्क क्या दिल्ली से था, क्या भारत का था, तो नहीं, ये ईरान से था। अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण के समय क्या कर दिया था, अहमद शाह के आक्रमण के समय वजीर घोषित कर दिया था, और इसी ने अहमद शाह को अंधा बनाकर और इसको बंदी बना दिया। और किसकी हत्या कर दी, अजीजुद्दीन की, आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी इमाद उल मुल्क ने ही। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो शासक बना वो शाहजहां तृतीय बना। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही हास्यपद है ना। आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, इतिहास में एक कीवर्ड को आपको याद रखना होगा, है ना, ध्यान से समझिएगा कि जब शासक में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लगने लगे तो समझ लीजिए कि उनके पास कोई गुण नहीं है, वो सिर्फ अपने पूर्वजों का नाम ही यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई गुण नहीं है ना। आपको जानना चाहिए ये चीज़, है ना। आज भी आप देखिए कि जो व्यक्ति दूसरों की कॉपी करता है, जो व्यक्ति दूसरों के राह पर चलता है ना, वो कभी अपना नाम नहीं बना पाता है। आप इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए ना कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, है ना, कि कोई व्यक्ति उदित नारायण के जैसा गाना गा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं उदित नारायण के जैसा गाना गाऊंगा, है ना, तो उदित नारायण के जैसा तो गा लेगा, नो डाउट, उदित नारायण के जैसा गा लेगा, लेकिन उसको सुनेगा कौन, उसको सक्सेस कौन देगा? जब उदित नारायण अभी जिंदा है, उदित नारायण की आवाज़ जिंदा है, आजीवन रहेंगे वो उदित नारायण, उनकी आवाज़ें रहेंगी हमारे बीच में, है ना, तो उनको सुनेगा कौन? इसलिए कभी भी अपना पहचान बनाने के प्रति सजग रहिए, दूसरों के पहचान से नहीं जाना चाहिए। और यही मुगल काल में आपको दिखेगा कि इन लोगों के पास कोई उपलब्धि ही नहीं थी, कोई काम करने का तरीका ही नहीं, सिर्फ बादशाह बने, गद्दी पर बैठे और नाम ले लिया शाहजहां तृतीय, शाहजहां द्वितीय। देख रहे हैं आप, है ना, शाहजहां तृतीय, शाहजहां के एक कोना के बराबर भी इसमें गुण नहीं था। कोई शाहजहां तृतीय द्वितीय नहीं, शाहजहां तृतीय का सिर्फ उपाधि धारण किया इसने, कोई भी काम इसका विशेष नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं। 1758 से 59 तक ही रहा, इस चीज़ को आप जानिएगा। इमाद उल मुल्क की सहायता से ही बना था शाहजहां तृतीय, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन तीनों शासकों में आपको इमाद उल मुल्क का नाम देखने के लिए मिलेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा उत्तर मुगल कालीन बादशाहों का, जिसको आप लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों, उत्तर मुगल काल। बहुत बेहतरीन ढंग से एक ऐसा नोट्स बनेगा आपके पास जो संपूर्ण रूप से आपको बीपीएससी तक, जेपीएससी तक
जीएस के लिए कवर करेगा। मेरा दावा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए और ना ही आएगा, है ना। धन्यवाद दोस्तों इतना देखने के लिए। आप हमारा सहायता, हमारे हाथ बटाएं, हमारे हाथों को मजबूत करें ताकि मैं बहुत बेहतरीन हर सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए लेकर आऊं और हर सब्जेक्ट एक सीक्वेंस से प्लेलिस्ट बनाकर हर तरह के चीज़ों को दूं मैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा हमको। नमस्कार। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।